रहोगे तो नेक रहोगे। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी रण की। उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो पोस्टर वॉर हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है। कहीं बीजेपी विपक्ष पर तो कभी विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो रहा है और इस पूरे सियासी रण में हर दिग्गज की द्वंद्व को परास्त करने के लिए जी जान में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर कांटे की बताई जा रही है। चूंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक और सूबे के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और उनके कई दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के तमाम दिग्गजों पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नारे बटोगे तो कटोगे ने बीजेपी को हरियाणा में जीत दिला दी और अब इतना मजबूत कर दिया कि यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी विपक्ष के इसको लेकर आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन इसके बाद अब लगातार पोस्टर वॉर और जुबानी जंग जारी है और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के हरिगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। खैर, विधानसभा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने नारे को दोहराया और कहा कि इतिहास बताता है कि जब भी बटे हैं तो कटे हैं। इसके साथ ही इस नारे के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा भी दोहराया और उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस वॉर पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर करने वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब ज्यादा दिन सरकार में नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव ने काउंटडाउन की शुरुआत लखनऊ की एक सभा से की, लेकिन इस काउंटडाउन की शुरुआत तो तभी हो चुकी है जब जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता में दिलवाई की। लेकिन बीजेपी के नारे को आगे विपक्ष का सपना कहीं सपना ना रह जाए, इसलिए बीजेपी का लक्ष्य है एक नारा एक मैसेज, बटेंगे पर ब्रेक नहीं लगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी आप जुड़ेगा, उनका परिचय भी आपसे करवाएंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि अब लगातार उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। मैं कहता हूं आपको विभाजित करके सफल हो गया, इसीलिए मैं कहता हूं बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं ये देश का इतिहास बताता है बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहनों और भाइयों कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है।
मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। तो अब यूपी में पोस्टर वॉर छूट गया है और एक नारा एक मैसेज बटेंगे पर लगा ब्रेक। अब लगातार उत्तर प्रदेश में अब चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय आपको उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमित तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल झा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ समय में जुड़ेंगे। चलिए आप सभी का देखिए, आप सुरेंद्र स्वामी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत अविरल मलिक जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 9 सीटों पर होना है। पोस्टर वॉर तो लगातार छिड़ता हुआ नजर आया। बैक टू बैक आपके जो ये नारे हैं वो नजर आ रहे हैं। मंत्र भी आपने दिया है, नारे भी आपने दिए हैं। लेकिन अब ये बता दीजिए कि जो लगातार ये ग्राफ की बात किया जा रही है कि जो समाजवादी पार्टी के अब सफाई दिखेंगे तो बेटियां जो है घबराएंगी, या फिर ये कहें कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए तो उनके भी नारे लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्या आप भी ये मानते हैं कि ग्राफ जो है वो लगातार गिर रहा है? अब समाजवादी पार्टी विषय पर इंडी गठबंधन को उत्तर दे देना चाहिए। क्यों नहीं आके ये बोल रहे हैं मोहित खान के विषय पर, अयोध्या वाले कांड पर। साथ साथ इन्हें बोलना चाहिए जिस प्रकार से घटना घटित हुई थी, घटना सामने आई थी नवाब सिंह यादव के विषय पर, इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान कर देना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं लेंगे और ये समाजवादी पार्टी के ही नेता है। और जिस प्रकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में गुंडा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है, ये चौधरी अजीत सिंह जी के शब्द रहे। और जिस प्रकार से अगर ये बात कर ले समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक और स्वर्गीय अमर सिंह जी की, स्वर्गीय अमर सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहा था, ये सबको मालूम है। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, सबके पास मौजूद है, उसे देखना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उसका उत्तर देना चाहिए। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर के दंगे में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है, 11 साल पुरानी रिपोर्ट है, वो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि इनका वरिष्ठ मंत्री आजम खान पुलिस को फोन करके कह रहा था जो हो रहा है होने दिया जाए। दंगों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। इनकी मंशा के कारण ही उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुए, ये सबको मालूम है। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर रहा समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस विषय पर उत्तर देना चाहिए, इस विषय पर जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक नागरिक की उत्तर प्रदेश के अंदर आज सुरक्षा है, प्रत्येक नागरिक का अपना एक महत्व है। और जिस प्रकार से संविधान को सही तरीके से लागू कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर किया है, उससे समस्या हो रही है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के लोग जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने जनता को गुमराह करने का कार्य किया लोकसभा चुनावों के दौरान। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि संविधान को समाप्त किया जाएगा, संविधान को हटा दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को परिवर्तित कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्हें आज जवाब देना चाहिए। इन्होंने जनता से झूठ बोलकर वोट लेने का कार्य किया, जनता को ठगने का कार्य किया। और जिस प्रकार से बात है संविधान को परिवर्तित करने की, संविधान को बदल देने की, तो ये ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस को पढ़ लेना चाहिए। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। उसे जरा पढ़ना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो केशवानंद भारती केस को भी नहीं जानते हैं, लेकिन संविधान की पुस्तक को लेकर घूमते हैं, संविधान की पुस्तक को पढ़ते नहीं है, संविधान को सही से इंप्लीमेंट कराना नहीं चाहते हैं, संविधान के विरोध में कार्य करते हैं, गैर असंवैधानिक कार्य करते हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं। लेकिन बात ये कानून की और संविधान की करते हैं, झूठ बोलने का कार्य करते हैं। देश में मलिक जी चलिए ठीक है, संविधान के ऊपर कार्य समाजवादी पार्टी नहीं करती, ठीक है, ये मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन एक बात ये मुझे बता दीजिए, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट हमने देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जब उपचुनाव आए हैं
तमाम से आपके नारे आ चुके हैं, तमाम से आपके मंत्र आ चुके हैं और मंत्रों का जिक्र ये सुदर्शन न्यूज नहीं कर रहा है, सुदर्शन न्यूज की एंकर नहीं कर रही है, गिरिराज सिंह खुद ये बोल रहे हैं कि ये नारे नहीं, ये मंत्र है। लेकिन अब चुनावी माहौल में ये मंत्रों की जरूरत क्या आन पड़ी है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन अमित तिवारी जी, आपका रुख करते हुए देखिए, अब लगातार यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे लग रहा है नारे, और मठाधीश काटेंगे तो कटेंगे, पीडीए के साथ जुड़ेगी तो आगे जीत होगी, ऐसे तमाम से ये नारे तो लग रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में ये अब जो चुनावी मौसम में नारे लगने चाहिए या फिर जनता के हितों की बात करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनता के हितों की बात करने को लेकर के तो हम लोग कहते ही रहे कि सरकार का जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। जहां पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, एक एक चिता में दो दो बच्चियों को पुलिस द्वारा जिंदा झोंक दिया जाता है, अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आज ही की घटना है, सहारनपुर में दिन दहाड़े दो लोगों को गोली मारकर, तीन गोलियां मारकर हत्या की जाती है। बिल्कुल जंगल राज कायम है इस प्रदेश में। दूसरी बात, हम जानते हैं कि जब हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यही नारा लेकर के महाराष्ट्र जाते हैं, वहां तो उनके सहयोगी दल जैसे है ना, पूछ करके भगा देते हैं, कहते नहीं ये यहाँ नहीं चलने वाला, ये मराठी मानुस में नहीं चलने वाला नारा। तो कम से कम उनको सीख लेना चाहिए। और हम इस बात को मानते हैं कि जो व्यक्ति डेवलपमेंट पे काम करेगा, जो रोजगार पे काम करेगा। एक बार रिवर्स गियर लगाइए, क्या आपने बोला कि भगा दिया? मतलब अभी यही नारा लेकर के महाराष्ट्र में गए थे, बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल, उस पर भगा देने का मतलब है कि रिवर्स गियर लगा दिया गया पीछे की तरफ अजीत पवार के द्वारा कि ये नारा मराठी मानुष स्वीकार करने वाला नहीं है। ये तो वार पलटवार है तिवारी जी, भगाना क्या होता है? पोस्टर वोट तो वहां पे भी लगे ना, सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर तो वहां पे भी लगे ना। मैडम मनीषा जी, पोस्टर वार कोई विपक्ष करे तो समझ में आता है। महागठबंधन जो इनका है ना, जो इनका एनडीए गठबंधन है, जो इनका एनडीए महायुति है, जो उसी के नेता अजीत पवार जी हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है, योगी जी यहाँ ये नहीं चलने वाला, ये बटोगे कटोगे वाला महाराष्ट्र नहीं है, ये हमारे शब्द थोड़ी हैं, ये अजीत पवार जी के शब्द हैं और योगी जी को खुली चुनौती है, नसीहत, तो वो उसी गठबंधन दल के नेता हैं। इस वजह से हम लोग सवाल उठा रहे हैं, हम लोग कोई अपनी जेब से सवाल नहीं उठा रहे। ठीक है। दूसरी बात है, अगर सरकार रोजगार देती, अगर सरकार शिक्षा पे काम करती, स्वास्थ्य पे काम करती, तो उसे ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और प्रदेश के अंदर 7 वर्षों की उत्तर प्रदेश में सरकार है, सरकार अपने विकास को डेवलपमेंट पे काम कर रही होती। आखिर वही धार्मिक उन्माद पे अगर काम करना है हिंदू मुसलमान, इंडिया, भारत और पाकिस्तान पे, तो आपका जो विजन जो आपने एक सगुफा छोड़ के रखा है तथाकथित विकास का, वो कहाँ है? मनीषा जी छोटी बात कह करके फिर बात को अपनी वाइंड अप करेंगे कि अभी अविरल जी ने कहा कि नवाब सिंह यादव, अरे भाई नवाब सिंह यादव बलात्कारी को बलात्कारी कहो, लेकिन अगर नवाब सिंह यादव का हम पार्टी के साथ ताल्लुकात देखें, तिवारी जी उनका जवाब तो मैं ले लूंगी, लेकिन आपसे मैंने ये पूछा नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये था कि ये क्या, ये जो बयानबाजियां चल रही है, क्या उपचुनाव में यही रहना चाहिए या मुद्दे उठना चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, आप अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो बात रखिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसका कोई जन सरोकार से कोई बयानों का लेना देना नहीं है। जन सरोकार से लेना देना अच्छे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, रोजगार हो। रोजगार के विषय में ये हो रहा है कि हजारों हजार नैनिहाल हर साल प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती हो रहे, सरकार निरंतर टीचर्स की भर्ती नहीं कर रही और साथ ही साथ हजारों हजार की संख्या में स्कूल बंद करने का एक की फरमान जारी कर देती है। उसके बाद में जब खूब किरकिरी होती है तो उस आदेश को वापस ले लेती है। ये बिल्कुल उस प्रकार से लगता है रात में सपना देखे और सुबह एग्जीक्यूट कर दिए, जब कहीं से विरोध दिखा तो उसे वापस ले लिए। ये प्रदेश का हाल है, जिस प्रदेश के मुखिया को खुद नहीं पता कि हम रात में हमने कौन सा सपना देखा या हमारे चुनिंदा अधिकारियों ने कौन सा सपना देखा और सुबह उस सपने को एग्जीक्यूट करने के लिए ला बैठे, तो वो क्या प्रदेश के विकास की बात करेंगे? तो उनको वही भाषणों में मजा है, बटोगे तो कटोगे। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताऊं ना, प्रधानमंत्री जी फिर जो नारा हम लोग कहते हैं कि एक तथ्यों के साथ आप ये बातें रख रहे हैं, आप अगर इतनी बातें आपके जहन में है तो आप चुनावी मैदान से दूरी क्यों बना रखे? गठबंधन में तो आप थे, लेकिन अब जब चुनावी मैदान से दूरियां बनाई तो आपको बीजेपी में कमियां नजर आ रही है। मनीषा जी, बिल्कुल चुनाव से दूरी नहीं बनाए हैं। हम गठबंधन में हैं, गठबंधन का अपना धर्म होता है, हम गठबंधन धर्म का पालन करके हम उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर और जो देश में के 2 राज्यों में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं,
हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की जब ठीक है इंडिया गठबंधन में कितना आपने काम किया है। ठीक है तिवारी जी आपके पास लौटूंगे। अनिल झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुदर्शन न्यूज पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं सर, और अब लगातार पोस्टर वोट तो यहाँ पर देखिए लगातार, और देखिए और ऐसे में लगातार उपचुनाव यहां पर हो रहे हैं, और इसी बीच राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका सुदर्शन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, उपचुनाव लगातार अब बेहद नजदीक आते जा रहे हैं, जितने नजदीक अब उपचुनाव हो रहे हैं और उसी की तर्ज पर अब लगातार पोस्टर वॉर यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है उपचुनाव के लिहाज से, जहां पर बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी दोनों ही कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन लास्ट अगर बात करें तो अब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर पुरजोर हमलावर होते हुए नजर आए। क्या उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, अभी मैं चर्चा में लेट जुड़ा और अचानक से जुड़ना पड़ा है। मैं सुन नहीं पाया हूं किस प्रवक्ता ने क्या बोला है, लेकिन जो प्रश्न आपने किया है मैं सीधे सीधे उन प्रश्नों का ही उत्तर देना चाहता हूं। ठीक है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग तंत्र मंत्र की विद्या पर आ गए हैं। आप जो बात कर रही थी अभी हमारे प्रवक्ता साथी से, अमित जी से पूछ रही थी, इनका कोई सरोकार नहीं है शिक्षा से, इनका कोई सरोकार नहीं है रोजगार से, इनका कोई सरोकार नहीं है स्वास्थ्य से, इनका कोई सरोकार नहीं है किसी भी अच्छी व्यवस्था से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश के राज्य में ये 150 प्रश्न नहीं ला पाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा जिसमें उत्तर प्रदेश के 60 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ था, या यूं कहूं इस 60 लाख परिवारों का भविष्य जुड़ा हुआ था, उस 60 लाख परिवारों के साथ ये न्याय नहीं कर पाए। और सोचिए, शर्म आती है। मैं तो ये कहता हूं कि अनपढ़ लोगों को जब सत्ता पर बिठाओगे, जिनकी डिग्री का आज तक पता ही नहीं है, उन लोगों को सत्ता पर बिठाओगे तो यही असर होगा कि ये 150 प्रश्न सही नहीं कर पाए। 150 प्रश्नों में आप सोचिए मनीषा जी, 50 प्रश्न बताए जा रहे हैं कि 50 प्रश्न गलत हैं। इस प्रदेश के अंदर 17 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर आउट हो चुके हैं, आज तक ये कोई परीक्षा नहीं करवा पा रहे। अभी हम उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 विद्यालय बंद करवाना चाहते थे, लेकिन वो तो शुक्र है उत्तर प्रदेश की जनता और ये सोशल मीडिया की इतना विरोध हुआ कि महानिदेशक को अपना बयान बदलना पड़ा। इनका किसी भी तरीके से, मैं बताना चाहता हूं, लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए कोई मुद्दे ये उठाने ही नहीं चाहते हैं। इस प्रदेश के अंदर लाखों कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर ओपीएस लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं? जितने भी गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, सब जगह पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश राकेश प्रजापति जी, देखिए कमियां तो आप लगातार गिनवाते रहेंगे, उन कमियों को अगर हम देखेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से तर्क और तथ्य कहीं सामने नहीं आएंगे। उसका जवाब तो मैं यहाँ पर मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ ले लूंगी, लेकिन मेरे एक सीधा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कहां स्टैंड रख रही है। एक सिंपल सा सवाल मेरा आपसे, मलिक जी उसके पास आपके पास लौटूंगी। बिल्कुल उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूफड़ा सफा कर चुकी है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी, देखिए सोचने की बात है, अभी हमारा नेता नहीं निकला है किसी भी उपचुनाव की सीट पर, लेकिन इनके नेता इतने घबराए हुए हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये देखना चाहिए, शासन उनकी जनता परेशान है ये देखना चाहिए। ये देख करके वो साहब चुनावी रैली पर निकले हुए हैं, मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, सीसामऊ जा रहे हैं। कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहा है? कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहा है प्रजापति जी? नहीं मनीषा जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये पीडीए है। और पीडीए इस बार निश्चित रूप से एनडीए को हराएगा, 101% हराएगा समाजवादी पार्टी। चलिए, ये तो जनता जनार्दन जब परिणाम आएंगे, जनता जनार्दन का समर्थन जो बताएगा वो तो यहाँ सामने आ जाएगा। लगातार दावे तो हर कोई पार्टियां करती है, लेकिन अब जनता जनार्दन का निर्णय क्या होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसी बीच लगातार हमारे साथ
सुरेंद्र स्वामी जी भी आपके हमारे साथ बने हुए, आपके पास लौटूंगे, लेकिन एक मलिक जी एक रिएक्शन जरूर आपसे चाहूंगी। जो प्रजापति जी ने इतनी सारी बातें बताई है, इतने सारे जिक्र किया है, बीजेपी की खामियां तो उनको दिखी है, लेकिन क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, लोगों ने इस बात को जान लेना चाहिए कि ये झूठ फैलाने का कार्य कर रहे हैं, झूठ को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। ये नेशनल टेलीविजन पर नहीं, कौन सा स्कूल बंद हो रहा है, कौन से सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सोशल मीडिया मलिक जी क्या 17 पेपर आउट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुए? क्या झूठ है? क्या 150 प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा में 50 गलत है? ये गलत है। क्या आपने पुरानी पेंशन लागू नहीं की? ये गलत है। बताइए कौन सी समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही थी ना राकेश प्रजापति जी, क्या वो भी मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा? कोई इतनी परीक्षा पेपर आउट नहीं हुए। आपके संज्ञान में वो लाने की जरूरत पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहा था, तब का इतिहास शायद आप भूल रहे हैं। मनीषा जी बता दीजिए ना लोगों को में नंबर 1 पर था उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी के डाटा की बात करते हैं तो एनसीआरबी के डाटा की अगर बात करें तो एनसीआरबी के डाटा के आधार पर स्पष्ट रूप से इन्हें जान लेना चाहिए, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार के दौरान एनसीआरबी का डाटा कहता है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था बलात्कार के मामलों में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था अपहरण के मामलों में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था डकैती के मामलों में। आज उत्तर प्रदेश अपहरण के मामले की अगर बात कर ली जाए तो 30वें नंबर पर है, 30 नंबर पर है। इस बात को जान लेना चाहिए, नंबर 1 से नंबर 30 पर अपहरण के मामलों में उत्तर प्रदेश पहुंचा है। यह परिवर्तन है। क्या आप इसे परिवर्तन नहीं मानते हैं? क्या परिवर्तन को आप स्वीकारना नहीं चाहते हैं? और अगर आप परिवर्तन को स्वीकारना नहीं चाहते हैं तो मनीषा वाल्मीकि का हाथरस में आप पक्के हिंदू बनते हो। कैसे हिंदू हो? एक महिला को रात में 12 बजे जला दिया जाता है। किस प्रकार के आप हिंदू हो? बैठ करके यहाँ केवल हिंदू बौखलाहट के आधार पर आप केवल और केवल आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। आपके आरोपों से कुछ नहीं होने वाला है। जनता ने कटेंगे और बटेंगे का नाता देने वाले। मैं अभी आज की घटना बता रहा हूं। अरे बदायूं जिले में आपने कहा कि अखिलेश यादव जी जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जनता के बीच जाते भी नहीं है। अखिलेश यादव जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति हैं। केवल सोशल मीडिया तक ही अखिलेश यादव जी का दायरा सीमित है। वो जनता के मध्य में ग्राउंड लेवल पर नहीं जाते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री चाहिए हमें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहिए, प्रचार मंत्री नहीं चाहिए। देश बात के आधार पर समाजवादी ठीक है, ये बहस तो लगातार जारी और लगातार ये बहस तब भी देखने को मिलती है जब सियासत का पारा हाई होता है, लेकिन जब जनता के मुद्दों की बात होती है तो तमाम सी पार्टियां पीछे हटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव में कौन से वे मुद्दे उठने चाहिए जिससे जनता का भला हो सके। सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास लौटूंगे, लेकिन एक छोटे से बस्ती आती जा रही है और ऐसे में अब पार्टियों की बात करें तो पार्टियों में घमासान देखने को मिल रहा है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और इसी बीच अब पोस्टर वोर ने जो एंट्री की थी वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। स्वामी जी आपके पास आते हुए, सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, लगातार जो ये वार पलटवार का दौर तो हम देख ही रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे नारे लग रहे हैं, मठाधीश बांटेंगे कटेंगे, पीटीए के साथ रहेंगे जीतेगी, और ऐसे तमाम से नारे जो है पोस्टर वॉर के जरिए अब उपचुनाव में काफी गूंजते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो है वार पलटवार का दौर या फिर ये नारेबाजी होने चाहिए या फिर एक यूपी के नागरिक होने के नतीजे, क्या इसमें परिवर्तन होना चाहिए? आपसे ये जानना चाहूंगी। नहीं, किस चीज का परिवर्तन होना चाहिए? नारे में परिवर्तन होना चाहिए या कैंपेन में होना चाहिए? जो कैंपेनिंग चल रही है उपचुनाव को लेकर उसमें परिवर्तन होने की जरूरत है या फिर ये पोस्टर वोट जो चल रहा है, क्योंकि इस पर तो लगातार जनता का ध्यान कुछ ज्यादा ही खींचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी। देखिए मनीषा जी, ये उपचुनाव है यूपी का और बहुत छोटा उपचुनाव है। 403 सीटों में कुल 9 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में पूरे यूपी के मुद्दे उपचुनाव में कभी उठते नहीं है। नॉर्मली मुद्दे वहाँ के लोकल ही होते हैं और चुनाव बड़ी शांति से समाप्त भी हो जाता है। लेकिन अब की बार ये उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के जो मुख्य चुनाव हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं।
तो इसमें वो मुद्दे भी आ रहे हैं जो मुद्दे महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे हैं। तो उन्हीं मुद्दों की वजह से ये वार पलटवार चल रहा है, क्योंकि वो मुद्दा जो हरियाणा में इन्होंने उठाया था उसी मुद्दे को ये महाराष्ट्र ले गए हैं, वही मुद्दा झारखंड जा रहा है, वही मुद्दा इसलिए यूपी में बना हुआ है। तो सिर्फ यूपी के उपचुनाव से कोई अलग से उपचुनाव में कोई मुद्दे उठते नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि उपचुनाव में जो नारा योगी जी ने दिया है उस नारे का कोई जोड़ अभी तक समाजवादी पार्टी को, उसका तोड़ कोई नहीं मिला है। इसलिए रोज इनके नए नारे आ रहे हैं, रोज नए नारे आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है पॉलिटिकली कि ये नारा चुनावी नारा नहीं है, ये राजनीतिक नारा भी नहीं है, ये नारा एक लोगों की फीलिंग्स के साथ, उनकी भावनाओं के साथ और वो जो समाज में देख रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि ये कनाडा में भी ये नारा चल रहा है और महाराष्ट्र में भी ये नारा चल रहा है और यूपी में भी ये नारा चल रहा है। अगर हम उपचुनाव का विश्लेषण करें, जो कि मुख्य बात है कि वहां स्थिति क्या है, तो जो 9 सीटें हैं उन 9 सीटों में इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी 5 असेंबली सेगमेंट में 2024 के चुनाव में आगे थी। एक में कांग्रेस आगे थी और 3 में भाजपा प्लस आरएलडी उसमें आगे थी। अगर हम 22 के असेंबली चुनाव से इसकी तुलना करते हैं तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पे जीती थी और बाकी 4 जो 5 सीटें बची हैं उनमें 3 में भाजपा जीती थी, एक में निषाद पार्टी के थे, एक में आरएलडी के थे। बिल्कुल। अब उस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा के चुनाव में मायावती का फैक्टर नहीं था। अब मायावती पूरे जोशो खरोश के साथ इस मैदान में उतरी हैं और वो कभी उपचुनाव लड़ती नहीं है, पहली बार हो रहा है कि वो उपचुनाव लड़ रही हैं। तो अब जो दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस का गठबंधन था लोकसभा के चुनाव में, वो गठबंधन तो है लेकिन उम्मीदवार नहीं है। और देखिए, जब किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं होते हैं तो उस पार्टी के कार्यकर्ता भले ही समाजवादी पार्टी के लिए काम करें, लेकिन वोटर का जो ट्रांसफर होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वोटों का ट्रांसफर। तो इसलिए इस चुनाव में अदल बदल होगा, इस उपचुनाव में अदल बदल होगा। दूसरा एक ये होता है कि हमेशा जो उपचुनाव होते हैं उन उपचुनाव में जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी दखलंदाजी थोड़ी रहती है और उसका उनको एडवांटेज मिलता है। तो अगर हम इस स्थिति में देखें तो ये कहना मुश्किल है कि क्या भाजपा 9 की 9 सीटें जीत रही है और क्या समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीत रही है। तो इसमें जो समाजवादी पार्टी ने किया है वो ये किया है कि उन्होंने उनके पीडीए के 4 अल्पसंख्यक मैदान में उतारे हैं और जो एको वो अगड़ा कहते हैं, अगड़ा इसमें कोई है नहीं, 2 उनके दलित समाज से हैं और बाकी इनके पिछड़े हैं। तो अब इस चुनाव में क्या हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश का मामला उठा है। आज आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो उलेमाओं ने जो शर्तें लगा करके दी हैं वहाँ की विकास अघाड़ी को, उन शर्तों पे काफी बहस हो रही है। तो इन सब चीजों का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ रहा है और पड़ेगा, क्योंकि लोग तो वही हैं। तो इसलिए क्या होगा कि जो बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वही बात अब लोगों के दिमाग में चल रही है कि हमको किधर जाना है, हमको जुड़ना है या बटना है। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब ये है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो कोई दोनों नारे अलग नहीं है। अगर अखिलेश ये कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो वही योगी जी भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए जुड़िए। तो इसलिए ये उपचुनाव जो है इसकी प्रायोरिटी टोटलिटी में मिला करके यूपी सरकार के लिए, योगी जी के लिए है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में इसकी यूटिलिटी इतनी है कि इस सरकार इसमें चुनाव के रिजल्ट से न तो सत्ता परिवर्तन यूपी में होने वाला है, न ही उसमें कोई पॉलिसी चेंजेस होने वाले हैं। सिर्फ ये लड़ाई है कि भाई कौन कितनी ज्यादा सीटें 9 में से जीत करके आएगा या अपनी अपनी सीटों को कोई 22 के हिसाब से रिटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये उम्मीद करें कि यहाँ पे कोई नए मुद्दे उभर के आएंगे। और लोकल मुद्दे होते हैं, अगर आप एक सीट पे जहाँ पे जाती है, चाहे समाजवादी पार्टी जा रही है या भाजपा जा रही है, तो वहाँ वो लोकल मुद्दे उठा रहे हैं।
बिल्कुल स्वामी जी। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है, जब लोकल मुद्दे उठते हैं, जब जनता के मुद्दे उठते हैं, जनता के हितों की बात होती है, तो जनता लाजमी है कि अब उनमें परिवर्तन की भावना उनके अंदर आती है और उसी लिहाज से वो वोट भी करते हैं। तिवारी जी, आपका रुख करते हुए देखिए, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और उसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस गठबंधन का बोल रहा है, ये कहा जा सकता है? नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा है। हम तो जैसे लोकसभा में जनता के मुद्दे उठा रहे थे, वैसे आज विधानसभा के समय भी, उपचुनाव में भी हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 50 बच्चों से कम जो 27,000 बच्चों विद्यालयों को बंद करने एक मिनट तिवारी जी, जनता के मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये आपका ही जवाब था, ठीक है। जनता के मुद्दे कौन कौन से, एक बार वो भी मुझे गिनवा दीजिए आप, फिर आप सवाल उठाइएगा। जनता का मुद्दा युवाओं को 7 वर्षों से रोजगार को लेकर के जो किल्लत झेलनी पड़ रही है ग्राउंड रियलिटी के साथ में, जबकि सरकारी पदों में, सरकारी रिक्तियों मलिक जी ध्यान से सुनिएगा ये वाली जबकि सरकारी रिक्तियां जो हैं वो 2-2, 2.5 लाख रिक्तियां पड़ी और सरकार भर्ती नहीं कर रही है। एक मैं सिर्फ एक ही विभाग की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा विभाग है, उसमें सरकार ने तकनीकी रूप से अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में एक भी भर्ती नहीं की है, जबकि हर वर्ष 12 से 15 हजार प्रतिवर्ष शिक्षकों का रिटायरमेंट है। तो 12 से 84 हजार रिटायरमेंट हो गया। इस सरकार ने 49,352 शिक्षक खाली होने का हलफनामा दिया, लेकिन जब कभी भी इस सरकार से बात विधानसभा में की जाती है तो इनके मंत्री संदीप सिंह कहते हैं हमारे पास शिक्षक छात्र रेशियो बराबर है या फिर हमारे पास शिक्षक ज्यादा है, जो कि पूरा झूठ है। महंगाई पर लगाम नहीं है, अपराध निरंकुश है। आप मानेंगी नहीं कि कस्टोडियल डेथ के मामले में यह प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। महिला अपराध इस सरकार में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम बात करते हैं किसानों की आय को, महिला अपराध का कौन सा ग्राफ बता रहे हैं आप? कौन से ग्राफ में बता रहे हैं आप? महिला अपराध कौन से ग्राफ में बढ़ रहा है? डेथ का रिकॉर्ड, कस्टोडियल डेथ में यूपी टॉप पर है और महिला अपराध में आए दिन रोज का डेटा ऐसा है कि 17 से 18 महिलाओं के साथ कोई ना कोई घटना होती है। ये डेटा कहां से बना के लाए हैं तिवारी जी? ये डेटा हमें भी चाहिए, यही वाला डेटा हमें भी दे दीजिए आप एक बार। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपराध नहीं है कि फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों को एक ही चिता में पुलिस झोंक देती है, ये अपराध नहीं है। बताइए इसमें ये अपराध नहीं है। इसमें क्या सरकार वहां पर इन्वॉल्व थी? यह सरकार के कोई मंत्री इन्वॉल्व थे? बात करती अगर पुलिस इन्वॉल्व है कस्टोडियल डेथ में, जो मोहित पांडे। तिवारी जी आप आरोप तो लगाइए, लेकिन वैलिड चीजों पर लगाइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे नहीं बात करती मैडम? तो फिर ये दूसरी सरकारों पर तो आप मतलब ये कैसी संवेदनहीन बात है कि इसमें संवेदनता? अच्छा ठीक है आप ही बता दीजिए संवेदनता की बात। आप संवैधानिक बातें कर रहे हैं ना, कौन सी? ठीक है, समाजवादी पार्टी, एक सेकंड तिवारी जी पहले मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पर कार्यकाल उत्तर प्रदेश में चला, ठीक है। क्या गुंडागर्दी, क्या आप किसी के कार्यकाल को किसी से तुलना क्यों कर रही हैं? तुलना वाली आप ही बात कर रहे हैं ना, आप ही बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण बीजेपी का ये मुद्दा एजेंडा है और उसके बाद आप ग्राफ लेकर आते। कौन सा ग्राफ आप लेकर आए हैं, वो ग्राफ बता दीजिए मुझे। जस्टिफाई कर रही है। मान लीजिए मनीषा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, बताइए। अगर मान लीजिए कि वो मनीषा पाटीदार या अमित तिवारी के परिवार की वो 2 बच्चियां होती, आप सरकार के लिए जो कही थी वही कहती? नहीं कहती। तिवारी जी पहली बात तो पर्सनल किसी पे मत जाइए, पहली बात तो पर्सनल नहीं जाइए, और दूसरी बात ये काम सरकार का है ना, ठीक है। आपका आंसर मलिक जी दे देंगे, ठीक है। 1 सेकंड में मलिक जी एक छोटा सा रिएक्शन। मलिक जी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। ठीक है, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लगातार वार पलटवार का दौर यहाँ पर जारी है और ऐसे ही तमाम डिबेट अगर करते हैं तो प्रवक्ता नेताओं की यही कमी है सबसे ज्यादा कि जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर अब वार पलटवार में इतना घुस जाते हैं कि पर्सनल भी हो जाते हैं। लेकिन अब वो जनता के मुद्दे कब उठाएंगे, जनता के हितों की बात कब करेंगे, ये देखने वाली बात होगी और उसके लिए जनता जो है वो ललाहित नजर आ रही है। फिलहाल इस खास रण शो में मेरे साथ उतरा ही आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया।